क्लास 10 साइंस बायोलॉजी सेगमेंट का ये चैप्टर है लाइफ प्रोसेस और लाइफ प्रोसेस का ये पार्ट 8 है। प्रीवियस क्लास में हमने समझा था रिएक्शन ऑफ रेस्पायरेशन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, एरोबिक एंड एनोरोबिक रेस्पायरेशन। आज की क्लास में हम एक और इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग को समझेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि ह्यूमन बींग में ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम से होता है। यानी आज बात होगी सर्कुलेटरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स, ब्लड, लिम्फ, ब्लड वेसल और हार्ट की। अभिवादन स्वीकार करें एम.एच. रब्बानी का विद्या दृष्टि के इस मंच से। देखिए, ह्यूमन बींग में ट्रांसपोर्टेशन की जहाँ तक बात की जाए तो ये एक सिस्टम से होता है जिसको हम कह रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जैसा कि मैंने सिस्टम बोला यानी कि एक ऑर्गन सिस्टम है, तो इसमें कई सारे ऑर्गन पार्टिसिपेट करते होंगे। तो आइए एक बार हम ये समझ लेते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका ब्लड, देन लिम्फ, ब्लड वेसल और हार्ट। हार्ट जो है एक पंपिंग ऑर्गन है और ब्लड वेसल की बात करें तो हमारे बॉडी में दो तरह के ब्लड वेसल हैं, आर्टरीज और वेंस, और इन दोनों को कनेक्ट करता है कैपिलरीज। तो एक एक करके ना हम इन सारे पार्ट्स की बात करेंगे। यानी पहले हम ब्लड समझेंगे, देन लिम्स, ब्लड वेसल में आर्टरीज, वेंस, कैपिलरीज, हार्ट्स, और सबके फंक्शन को ना पहले हम आइसोलेट करके समझ लेंगे और उसके बाद फिर हम इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करके ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये ट्रांसपोर्टेशन में किस तरह से हेल्प करते हैं। तो आइए सबसे पहले किसे समझें हम, ब्लड को। देखिए, ब्लड जो है ना एक मीडियम है जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में। और किन चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट। यानी कि हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ब्लड के थ्रू ही होता है। ब्लड जो है अल्कलाइन होता है, इसकी पीएच वैल्यू 7.5 से भी ज़्यादा होती है। एक नॉर्मल जो इंसान है उसमें करीबन 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। और ब्लड में अगर हम लिक्विड पार्ट की बात करें, 78% इसमें लिक्विड पार्ट होता है और 22% इसमें सॉलिड पार्ट होता है। जो इसके सॉलिड पार्ट्स हैं ना, ठीक है, या सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं उनको हम कहते हैं ब्लड कॉर्पसल्स। जैसा कि अभी मैंने बोला कि ब्लड के अंदर जो सॉलिड पार्ट्स हैं जो कि काफ़ी कम हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्लड कॉर्पसल्स। तो इस सॉलिड पार्ट में हमारे पास तीन तरह की चीज़ें हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। एक एक करके सबको देखते हैं। देखिए, आरबीसी जो है ना, ब्लड का जो रेड कलर होता है ना वो एक्चुअल में आरबीसी के कारण ही होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, हेमोग्लोबिन। और यही हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन का कैरियर है। यानी ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, हेमोग्लोबिन करता है। इसके अलावा आरबीसी क्या करेगा, तो ये न्यूट्रिएंट्स को, कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को भी क्या करेगा, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाएगा डिज़ोल्व फॉर्म में। ठीक है। डब्ल्यूबीसी की जहाँ तक बात करें तो ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से। यानी कि ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करेगा, मजबूत बनाएगा। जैसे कि आपने सुना होगा, अगर मान लीजिए कोई कहता है कि आपके अंदर, या डॉक्टर आपको बोलता है कि आपके ब्लड में डब्ल्यूबीसी काउंट कम है, तो डब्ल्यूबीसी काउंट कम है इसका मतलब है कि आप बहुत ईजिली इन्फेक्ट हो जाएंगे, आपका इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, काफ़ी कमज़ोर है। ठीक है। इसी तरह मान लीजिए अगर ब्लड में हेमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो इससे हमें एनीमिया हो सकता है। प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड के क्लॉटिंग में, जिसे मैं अलग से एक टॉपिक लेकर आपको समझा दूंगा कि ब्लड का क्लॉटिंग होता क्या है। ठीक है। अभी हम फिलहाल बात करते हैं ब्लड के लिक्विड पार्ट यानी कि प्लाज्मा की। प्लाज्मा जो है येलो कलर का एक लिक्विड होता है। इसमें ऑलमोस्ट 90% वाटर है और बाकी जो होता है वो प्लाज्मा प्रोटीन है, जैसे कि एल्ब्यूमिन या फिर ग्लोब्यूलिन्स। अब ब्लड वेसल्स को समझते हैं। देखिए, ब्लड वेसल्स को मैंने जैसे कि शुरू में आपको क्लासिफिकेशन में बताया था कि दो तरह के ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज और वेन्स, और इन दोनों को कनेक्ट करता है कैपिलरीज। तो पहले हम आर्टरीज की बात करते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। देखिए, ये थिक होगा, मस्कुलर होगा, इलास्टिक वॉल होगा इसका। और ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे रीज़न ये है कि इसका काम क्या है, तो इसका काम है हार्ट से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन तक ब्लड को पहुंचाना। और हमें पता है कि हार्ट से जो ब्लड निकलता है वो हाई प्रेशर से निकलता है, और इसी वजह से इसके सेल वॉल को इलास्टिक होना चाहिए, मस्कुलर होना चाहिए या थिक होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो फट सकता है। ठीक है। ये स्किन के इनर लेयर में पाया जाएगा और इसमें वॉल्व्स नहीं होती है। वॉल्व की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हार्ट जो है काफ़ी प्रेशर से ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा। तो ब्लड के ना अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके फंक्शन की बात करें तो देखिए,
ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ना हार्ट से हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन तक क्या करेगा, कैरी करेगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम प्योर ब्लड कह देते हैं। वेंस की बात करें तो वेंस देखिए, इसका जो वॉल होगा ना वो थीनर होगा और लेस फ्लेक्सिबल या लेस इलास्टिक होगा। इसके पीछे वजह ये है कि वेंस का काम क्या है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करना और कलेक्ट करके हार्ट तक पहुंचाना। तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जो ब्लड आता है वो लो प्रेशर से आता है, इसीलिए यहाँ पे सेल वॉल के थिक होने की या बहुत ज़्यादा इलास्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें वॉल्व होगा, और वॉल्व इसलिए होगा क्योंकि ब्लड जो है लो प्रेशर से आ रहा है, तो ब्लड जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। तो ब्लड के अगर बैक फ्लो को प्रिवेंट करना है उसके लिए क्या ज़रूरत होगी, यहाँ पे वॉल्व की ज़रूरत होगी। और ये हमारे स्किन के ना अपर लेयर में पाया जाएगा। अगर आप अभी नोटिस करना चाहें ना, आप अपने हाथों को देखिए। अगर आप अपने हाथों को देखेंगे तो ऊपर ऊपर जो नसें आपको दिख रही है ना, ये क्या है, वेंस हैं। और जो अंदर की तरफ होंगी ना वो क्या है, आर्टरीज है। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, डॉक्टर जो है कोई इंजेक्शन लगाना होता है तो वो बहुत प्रयास करता है किसी नस को ढूंढने के लिए, ठीक है। तो वो किसको ढूंढ रहा होगा, वो आर्टरीज को ढूंढ रहा होगा, जो कि क्या होगा, काफ़ी नीचे होगा। फंक्शन की बात करें अगर हम वेंस की, तो ये क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ना कलेक्ट करेगा। कहाँ से, हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से, और फिर उसको लेकर कहाँ आएगा, हार्ट तक लेकर आएगा। क्योंकि ये सारा का सारा काम लो प्रेशर से हो रहा है, इसलिए इसके जो वॉल है उस वॉल के ज़्यादा इलास्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्शन ख्याल रखेंगे, पल्मोनरी वेन जो है इसके जस्ट अपोजिट काम करता है। कैपिलरीज की बात करें तो ये ना स्मॉल वेंस होते हैं और ये ना एक्चुअल में आर्टरीज से ही निकले हुए होते हैं, ठीक है। और ये कनेक्ट करते हैं, आर्टरीज और वेन को कनेक्ट करने का काम करते हैं। इनमें भी वॉल्व्स होता है ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो सके। अब इसका काम क्या है, देखिए, ब्लड और जो सराउंडिंग सेल्स होते हैं उनके बीच में जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है ना, वो एक्सचेंज कैपिलरी के सेल वॉल के थ्रू ही होता है। कैपिलरी का जो वॉल होता है काफ़ी थिन होता है, और उन्हीं वॉल्स के थ्रू क्या होगा, ब्लड और जो सराउंडिंग सेल है उनके बीच में मटेरियल का एक्सचेंज होगा। लिम्फ क्या है, लिम्फ जो है ना एक लिक्विड होता है जो बिल्कुल ना ब्लड प्लाज्मा की तरह ही होता है, ठीक है। एक्चुअल में इसका फॉर्मेशन कैसे होता है उसको एक बार हम समझते हैं। देखिए, जो कैपिलरीज के वॉल्स होते हैं ना, उन वॉल्स में होता है पोर्स, ठीक है। और उन्हीं पोर्स से ना कुछ प्लाज्मा प्रोटीन और कुछ ब्लड सेल जो है ना एस्केप करके वहाँ से निकल कर कहाँ पहुँच जाते हैं, तो वो पहुँच जाते हैं इंटरसेलुलर स्पेस में, इंटरसेलुलर स्पेस में, ठीक है। और यहीं पर आकर ये क्या करते हैं, लिम्फ का फॉर्मेशन करते हैं। मैं फिर से आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, हमने क्या बोला कि जो कैपिलरीज है ना, कैपिलरीज की सेल वॉल में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, और उन्हीं पोर्स से क्या निकलेगा, प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल, और वो आकर इंटरसेलुलर स्पेस में इकट्ठा हो जाएंगे, और इस तरह से क्या बनेगा, लिम्फ बनेगा, ठीक है। ये जो होता है कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, और इसमें थोड़ी मात्रा में प्रोटीन अवेलेबल होती है। इसके फंक्शन की बात करें तो याद कीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन की कहानी। स्मॉल इंटेस्टाइन में फ़ैट एब्जॉर्ब होता था ना, तो जो फैट स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा वो फैट जो है, डाइजेस्टेड फैट, वो लिम्फ के द्वारा ही हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक क्या किया जाएगा, कैरी किया जाएगा। तो लिम्फ की कहानी क्लियर हुई क्या आपको, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा की तरह होगा। इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, तो कैपिलरी के जो वॉल्स हैं उसमें पोर्स होंगे, और उन्हीं पोर्स से प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल एस्केप करके इंटरसेलुलर स्पेस में इकट्ठा हो जाएंगे, और इकट्ठा होकर वो लिम्फ का फॉर्मेशन कर लेंगे। लिम्फ कैसा होगा, कलरलेस होगा, और इसमें स्मॉल अमाउंट में प्रोटीन होगी। इसका मेन काम क्या है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फैट एब्जॉर्ब हुआ है उसी फैट को बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुँचाने का काम ये करेगा। अब देखिए, जो सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो अगर आप बात करें, ये क्या करता है, ये गैस के एक्सचेंज में क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे लंग्स जो है डिफरेंट सेल ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, या फिर सेल ऑर्गन से लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाने का काम करता है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स की बात करें, हार्मोन्स की बात करें, इन सब का भी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम से हो रहा है। वेस्ट मटेरियल का भी ट्रांसपोर्टेशन जो है सर्कुलेटरी सिस्टम से हो रहा है, ठीक है। साथ ही साथ ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। आइए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ते हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, और ये काफ़ी अवेयरनेस से रिलेटेड भी है, ठीक है, कि ये ब्लड क्लॉटिंग होता क्या है। देखिए, समटाइम्स कभी कभी होता क्या है कि ब्लीडिंग जो है ना किसी इंजरी के कारण होने लगता है।
अब जब ब्लड लॉस होगा तो इसके कारण होगा क्या, तो इसके कारण ना प्रेशर कम होने लगेगा। ठीक है, जब प्रेशर कम होगा तो हमारा जो पंपिंग सिस्टम है ना, यानी जो हमारा हार्ट है उसकी पंप करने की जो एफिशिएंसी होगी वो कम होने लगेगी। तो अब अगर ज़्यादा कम हो गया तो फिर क्या होगा, ब्लड जो है पंप करना छोड़ देगा। ठीक है, इंसान मर भी सकता है। तो अगर ब्लीडिंग को स्टॉप करना है तो इसके लिए होता क्या है, जो प्लेटलेट्स हैं ना ब्लड के अंदर, वो क्या करते हैं, एक मेस लाइक नेटवर्क बना लेते हैं, जाल की तरह का नेटवर्क बना लेते हैं। ठीक है, जिसे हम क्लॉट कहते हैं, कहाँ पे, इंजरी के साइड पे, और इसी को हम कहते हैं क्या, ब्लड क्लॉटिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए एक्सीडेंट वगैरह के दौरान अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, यानी आपके ब्लड्स में ना प्लेटलेट्स कम हैं, तो फिर आपके बॉडी का जो है ब्लड एक्सेस अगर बाहर निकल गया तो अंदर का क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, हार्ट जो है वो सही तरीके से पंप नहीं करेगा, और इस स्थिति में क्या हो सकता है, इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो आज की क्लास में हमने क्या समझा, ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स की। आज हमने ब्लड की बात करी, लिम्फ की बात करी और ब्लड वेसल्स की बात करी। अभी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन बाकी है जिसकी बात होगी इस क्लास में नहीं, यानी कि अगले क्लास में। तो अगले क्लास में हम समझेंगे हार्ट के बारे में, और ख़ास करके हम बात करेंगे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सर्कुलेटरी सिस्टम की, कि किसी में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, किसी में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, कहीं पे सिंगल है, कहीं पे डबल है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, इन सब का जवाब मिलेगा आपको अगली क्लास में। फ़िलहाल इस क्लास में इतना ही। अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। ठीक है, आपके सुझावों का स्वागत है। ठीक है, एक तरह से ये हमारी शुरुआती यात्रा है। ठीक है, तो अगर आप कुछ भी ऐसा रिकमेंड करते हैं, हमें किस तरह का सुधार करना चाहिए, या आप हमें ये रिकमेंड कर सकते हैं कि आप कौन कौन से चैप्टर के वीडियोस देखना चाहते हैं, ठीक है, या किसी और सेगमेंट के देखना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। फ़िलहाल इस क्लास में इतना ही।